नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अगर मैं सर ये बात करूं कि आपके बचपन की बात करूं, आपके परिवार की बात करूं, पहला सवाल, जहां इस व्यक्तित्व ने जन्म लिया, एक बड़ी जर्नी है, आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। क्या है, हमारा जन्म एक छोटे से गांव बगिया में हुआ। करीब उस समय 2000 की आबादी थी, अब थोड़ी बढ़ गई है। जी। तो वैसे हम लोगों का परिवार वहाँ पर 12 गांव में है, बड़ा परिवार है। जी। और हमारे पिताजी को बगिया बंटवारा में मिला था और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे हमारे पिताजी। जी। और उस नाते दादा दादी भी उनके साथ रहते थे। और जब हम 10 साल के थे, चौथी क्लास में थे, तो पिताजी का निधन हो गया था और 4 भाइयों में मैं भी सबसे बड़ा था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। दादाजी का स्वर्गवास 2 साल पहले हो गया था, पिताजी के स्वर्गवास के 2 साल पहले। तो घर में दादी माँ, हमारी माँ, 3 छोटे भाई ये थे। सबकी जवाबदेही हमारे ऊपर आ गई। और हमारी दादी माँ और हमारी माँ दोनों ने संभाला। और बीच बीच में हमारे बड़े पिताजी जो दूसरे गांव में रहते थे वो आते थे। तो मैंने पढ़ाई भी की, खेतीबाड़ी भी की और अपना पूरा परिवार भी संभाला। और वैसे तो हमारा परिवार शुरू से ही राजनीतिक रहा। जी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, जी। उस समय CP बरार सरकार थी, नागपुर में राजधानी थी। तो 1947 में विधायक मनोनीत हुए थे, इलेक्शन नहीं हुआ था। जी। जी। तो हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साय वो मनोनीत विधायक हुए थे। और उसके बाद लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार से विधायक सांसद बनते रहे। स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साय 1977 में वो भी रायगढ़ से सांसद थे और मोरारजी भाई सरकार में वो भी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री थे। हमारे एक सगे और बड़े पिताजी वो भी विधायक थे, जहाँ से हम 2 बार विधायक थे, तब करा, वहाँ से वो भी विधायक थे। तो इस तरह से आज़ादी के बाद लगातार कोई ना कोई हमारे परिवार से विधायक सांसद रहा। एक हमारा और ताऊ का लड़का, हमारा भाई रोहित कुमार से, वो भी एक बार विधायक था, जहाँ से मैं अभी विधायक हूँ कुनकुरी, वहीं से वो भी विधायक था। तो इस तरह से मतलब हमारा जो परिवार है ये राजनीतिक ही रहा। जी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि घर में मैं बड़ा था, तो हमें समझते थे कि हम खेतीबाड़ी करके अपने भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छी नौकरी दिलाएंगे। जी। जी। लेकिन जब हम अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में आए, तो उस समय पंचायत का चुनाव चल रहा था। जी। तो गांव वालों ने आग्रह किया कि अब आपको तो गांव में ही रहना है, तो आप भी पंच बन जाओ, चुनाव लड़ लो पंच का। तो फिर हमको पंच बना दिए और 5 साल हम पंच का काम किए। और चूँकि पंचायत में हम पढ़े लिखे भी थे, तो 5 साल अच्छी तरह से हमने पंचायत का काम किया। तो अगला जब चुनाव आया, तो सब लोगों ने, आज भी वो पंचायत 3 गांवों का पंचायत है, अलग होते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार सरपंच आप बनेंगे तो आपको निर्विरोध बना देंगे। तो हमने गांव वालों से कहा, पंचायत वालों से, कि ठीक है, हमको तो आप लोग बनाएंगे ही, लेकिन सभी पंचों को भी बनाइए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो लोगों ने प्रयास किया और उस समय 13 वार्ड होते थे, तो 12 वार्ड में निर्विरोध हो गया पंच भी।
निर्विरोध हो गए। एक वार्ड में चुनाव हुआ, उसमें भी अपना आदमी जीता। तो इस तरह से शुरुआत हुई और निर्विरोध सरपंच हम बने और 6 महीना हुआ था सरपंच बने हुए। और 1990 में विधानसभा का चुनाव आ गया। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमने ज्वाइन कर ही ली थी जी। और शुरू से हमारा परिवार जनसंघ ही था। हमारे ताऊ स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साई जी इमरजेंसी में वो 19 महीना जेल भी काटे थे, मिसाबंदी भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने हमको तबकरा से विधानसभा की टिकट दे दी। और 90 में उस समय हम बिल्कुल यंग थे, 25-26 साल के थे और विधायक बन गए। और तब से लगातार ये राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। तबकरा से 2 बार विधायक रहा। तो बगिया में जो फूल खिला सर, अब वो पूरे प्रदेश में महक रहा है। जैसा आपने बताया ये प्रश्न के पूरा परिवार राजनीतिक रहा और लोगों के जुड़ाव की वजह से, लोगों की अपेक्षाओं की वजह से, यहाँ तक कि उनकी प्रेरणा की वजह से उन्होंने खुद ही आह्वान किया कि आप पंच बन जाइए। फिर विधायक का पार्टी ने टिकट दे दिया। अब वही जिम्मेदारी परिवार बढ़ता चला जा रहा है सर। पहले भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, अब पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कम होने का नाम नहीं ले रही, एक नई जिम्मेदारी बतौर सीएम, इसको कैसा महसूस करते हैं सर? देखिए, लगातार जिम्मेदारी बढ़ी। 1999 में पहली बार पार्टी ने सांसद का प्रत्याशी बनाया और रायगढ़ से सांसद बने 1999 में। और लगातार 20 वर्षों तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर सांसद बनाया। और हमारा सौभाग्य था कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, तो उनके मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का भी अवसर मिला। और बाद में 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर कुनकुरी विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी पार्टी ने बनाया। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दायित्व तो पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने दिया है। तो जिम्मेदारी तो बढ़ी है। अब एक विधानसभा से, लोकसभा से लेकर आज पूरा प्रदेश देखना पड़ रहा है। लेकिन जितना हमसे बन रहा है, लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु की दया से अपना। सर एक बेसिक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर, कि सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया है आपने, लेकिन जब भी मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से मैं मिलता हूं, जिसका अपना एक बड़ा राजनीतिक कार्यकाल है, बहुत अनुभवी व्यक्ति से मिलता हूं, आप किसी भी पद पर हों, लेकिन आप मूल पद मानते हैं कि हम कार्यकर्ता हैं। आप मुख्यमंत्री महोदय हैं तो कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री हैं तो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता भाव कभी आपके जहन से जाता नहीं है आप लोगों के। तो ऐसा क्या सिखाया पढ़ाया जाता है कि कार्यकर्ता नहीं छूटता, जमीन नहीं छूटती? देखिए, एक तो वैसे भी राजनीतिक परिवार से हम हैं जी। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो हमारे जसपुर के राज परिवार से थे, जो 3 बार राज्यसभा के सांसद थे और 2 बार लोकसभा से सांसद थे। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्होंने भी राज्य मंत्री के रूप में काम किया। तो जिनको मैं राजनीति में अपना आदर्श मानता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ हमको सिखाया। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो 25 वर्षों तक हमने उनके साथ काम किया, तो बहुत कुछ सीखा। और किस तरह से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, किस उनका सम्मान रखना चाहिए, ये सब सारा उनसे हमने सीखी। विनम्रता उन्हीं से सीखी। 25 साल में हम उनको कभी नाराज़ होते नहीं देखा, किसी को कठोर शब्द बोलते नहीं देखा। और एक बार जो भी उनसे मिलते थे वो हमेशा के लिए उनके हो जाते थे। जी। इतने वो लोकप्रिय वो व्यक्ति थे। और कहीं भी जाते थे तो लोग उनको पूजा करते थे। मतलब गांव में निकल जाते थे तो उनकी आरती उतारी जाती थी, उनको अगरबत्ती दिखाया जाता था, उनको माला पहनाया जाता था। मतलब इस तरह से वो लोकप्रिय थे। तो उनसे हमने बहुत कुछ
सीखा कि अगर राजनीति में सफल होना है तो इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आज हम उन्हीं के डगर पर चल रहे हैं। जी सर, ऐसा कोई इस राजनीतिक कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई समय जब बहुत संघर्ष वाला समय हो, जब कभी एक बार ऐसा लगा हो कि बहुत हताश हुए हों और फिर से कमबैक किया हो, फिर से खड़े होने की कवायद की हो, कोई ऐसा समय जिसमें बहुत जो टफ समय हो जो हमेशा आपके जेहन में रहता हो? देखिए, 3 बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला। पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो संगठन का काम भी बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, और अपेक्षाएं बहुत होती हैं, सबको खुश कर पाना संभव नहीं होता है। और समझ सकते हैं कि जो नाराज़गी झेलनी पड़ती है, तो उस समय कई ऐसे मौके आए जहां अपने लोग जो अपेक्षा पाले थे उनकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाए, तो उनको कैसे झेलना पड़ा होगा। ठीक बात। तो ये सब अवसर भी, लेकिन कभी हम विचलित नहीं हुए, कहीं कि दिलीप सिंह जूदेव जी को हम तब याद कर लेते थे कि कठिन समय में भी वो विचलित होते नहीं थे, तो हम भी कभी विचलित नहीं हुए। सब भगवान पर छोड़ देते थे कि जो करेगा वही अच्छा करेगा, बुरा करेगा वही करेगा। ठीक बात। अब सर, जब एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं रही हैं पिछले वर्षों में आपकी, जिनमें आपने त्वरित बदलाव की शुरुआत की और लगातार उन पर काम करना चाहते हैं सर? देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की, और वैसे भी छत्तीसगढ़ एक समृद्ध प्रदेश है, कहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, यहाँ पर वनोपज भी खूब है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, और यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है, मेहनतकश किसान भी हैं। लेकिन एक जो नक्सलवाद जो विकास में बहुत बड़ा रोड़ा था, तो आज डबल इंजन की भी सरकार है, और पहले तो जिम्मेदारी थी मोदी की गारंटी को पूरा करने की। 2023 के चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में स्वयं आके वादा किए थे कि हम लोग की सरकार बनेगी तो अमुक अमुक काम करेंगे, और सब वादों को मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। तो 1.5 वर्षों में अधिकांश गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा भी किया, वो प्राथमिकता थी। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये नक्सलवाद को समाप्त करना था, और जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने ठान ही लिया है कि अगले साल 31 मार्च तक 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत प्रभावी कार्रवाइयां हुई हैं, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें सफलता भी मिल रही है। और जो माओवाद का जो सबसे बड़ा हेड था बसव राजू, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है, और भी बहुत बड़े बड़े इनामी जो नक्सली थे सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद की कमर ही टूट गई है। तो अब हम लोग इसको तो समाप्त करेंगे ही, लेकिन उस क्षेत्र में जो नक्सलवाद के कारण विकास से कोसों दूर था, वहाँ पर विकास हम लोग पहुँचा रहे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ मतलब वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। एक नियद नीलानार, आपका सुंदर गांव, नियद नीलानार वहाँ की भाषा में है, गोंडी भाषा में। अच्छा। उसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। तो उसके माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आज लोग खुश हैं वहाँ पर, और हम लोग बस्तर ओलंपिक ये भी कराए, बस्तर पंडुम भी कराए,
बस्तर ओलंपिक में उस क्षेत्र के 1,65,000 लोग भाग लिए, बस्तर पंडू में 47,000 लोग भाग लिए। तो इस बात का प्रमाण है कि वो भी अब नक्सलवाद नहीं चाहते हैं, नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। अब वो नक्सलियों को उस क्षेत्र में जनता का सपोर्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सब विकास से जुड़ना चाहते हैं। सर, आंकड़ों पर गौर करें, जो मैंने आंकड़े देखे आपके कार्यकाल के, तो पिछले 1 दशक में जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं लगभग उतनी कार्रवाइयाँ इन 18 महीनों के दौरान हुई हैं। लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे खराब मौसम हो, खराब कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में नक्सलवाद एकदम टारगेट पर लिया है कि इसको हटाना ही है। एक टाइम पीरियड में सर इतनी बड़ी समस्या को ख़त्म करना, इसके पीछे जो केंद्र सरकार से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार आए, तो केंद्र से किस प्रकार का सपोर्ट मिला सर इसमें? भरपूर सपोर्ट मिला और 1.5 वर्ष में माननीय गृह मंत्री जी अनेकों बार यहाँ पर आए, खुद कैंप में गए, गांव में चौपाल लगाए, वहाँ पर स्कूल आंगनबाड़ी ये सब को देखे, जवानों के साथ में मिलकर बातें की, उनके साथ भोजन हुआ, तो इससे हौसला अफजाई हुआ। नहीं तो वही पहले की सरकार में भी वही थे, आज भी वही हैं, ठीक। लेकिन इस तरह का उनको कभी सहयोग मिला ही नहीं जो अब मिल रहा है। और इसके कारण से लगातार ऑपरेशंस में हमारे जवानों को सुरक्षा मतलब सफलता मिल रही है। क्योंकि सर आज आप आदिवासी समाज से आते हैं और मैं उसको प्रकृति समाज बोलता हूँ सर। एक ऐसा समाज जो इस देश की पहचान है, जो प्रकृति को जीता है। उस समाज की सर बहुत अपेक्षाएं हैं। उस समाज के पुनरुत्थान के लिए, उस समाज की संस्कृति, सभ्यता, उस समाज के विकास के लिए सर क्या महत्वपूर्ण योगदान है? क्योंकि राजनीति बहुत होती है आदिवासी समाज पर, लेकिन काम बहुत कम होता है। जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ा है, कांग्रेस लंबे समय तक इस देश में शासन की, लेकिन मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हमारे आदिवासी समाज को खाली वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने इस्तेमाल की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, केंद्र में भी सरकार बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार भारत सरकार में आदिवासियों के विकास के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ, पहली बार। और उसमें अलग से बजट का प्रावधान किया गया, जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्रों में विकास हुआ। आज अगर देखें तो देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। तो इससे और समान समाज का क्या हो सकता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आदिवासियों का और विकास हो, इसके लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना उन्होंने शुरू की है। और इसमें 80,000 करोड़ का बजट है, जिसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के शामिल हैं। और सरकार की जो योजना है, बजट है, तो है ही, लेकिन अलग से ट्राइबल क्षेत्रों के विकास के लिए है। और उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, ऐसे 5 जाति के लिए अलग से पीएम जनमन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। और इससे ऐसे हमारे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ वहाँ पर विकास का काम हो रहा है। यहाँ जब 15 साल हम लोगों की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल है, तो वहाँ पर विकास के लिए किसी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए विकास प्राधिकरण का गठन उन्होंने किया। और उसके माध्यम से हम लोग संसाधन की कमी बिल्कुल होने नहीं देते हैं। उसके माध्यम से मतलब उनके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए सौर सुजला योजना और कई तरह का बिजली वहां तक पहुंचे, सुविधाएं वहां पर। जैसा आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि वो भी पार्टी के जैसे अंतिम कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही उनके दिमाग में
दलित, शोषित, आदिवासी समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए एक विशेष जगह है। इसी विशेष प्रकार की योजनाएं भी बनाई हैं। चूँकि वो वैश्विक नेता के तौर पर उनकी अब पहचान है, उनको विश्व में बड़े सम्मान से देखा जाता है। हालांकि पार्टी के लीडर के तौर पर आप कई बार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर तो अब बहुत बार चर्चा होती है। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक नेता के तौर पर आपके दृष्टिकोण से मोदी जी को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो आप मोदी जी को कैसे परिभाषित करें? देखिए, इस देश का सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, जो आज विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं और जिन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार माना। और उनका नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और देश में सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मेरा सौभाग्य था मतलब MOS के रूप में काम करने का। और पहली बार जब प्रधानमंत्री बन के उन्होंने पार्लियामेंट में अपना उद्बोधन दिया तो उसी दिन उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। पहले गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनने सबके लिए जनधन खाता खुलवाया। घरों में शौचालय नहीं होते थे, माता बहनों के सम्मान के लिए उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया। स्वच्छता की बात की। बिजली 18,000 गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी पूरे देश में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी। उन्होंने वहां पर सौभाग्य बिजली योजना लाकर घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। लोगों को प्रधानमंत्री आवास में मकान देने का काम किया, पक्का मकान देने का काम किया। तो इस तरह से उन्होंने देश का विकास किया। और आज जहाँ तक देखें आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक रूप से 10वें नंबर पर था, लेकिन 11 वर्षों में उन्होंने मतलब चौथे में लाके खड़ा कर दिया है। चौथे में लाके खड़ा कर दिया है। और आज कई देश जिस तरह से कोरोना में भी उन्होंने अपने देश में मतलब वैक्सीन तैयार करा के देश में नहीं करीब 100 फॉरेन कंट्री में भी मतलब उन्होंने वैक्सीन भेजा। तो ये सब पहली बार इस देश में हुआ। नहीं तो ऐसा होता था कि बाहर से ही वैक्सीन वगैरह आते थे। पहले भी कई महामारी हुई लेकिन वैक्सीन बाहर से आते थे। पहली बार हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हम लोग स्वयं अपना वैक्सीन तैयार किया और अपने देश के साथ साथ दुनिया को भी बचाने का काम किया। तो ये आज ये हस्ती है मतलब नरेंद्र मोदी जी। तो आज जहाँ तक छत्तीसगढ़ के विकास की बात हम करेंगे तो जब भी मुख्यमंत्री के नाते हम उनके पास अपने प्रदेश की समस्या को लेके गए तो अपेक्षा से ज़्यादा उन्होंने आशीर्वाद दिया। चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो या सड़क का सेक्टर हो या सिंचाई का हो या हवाई कनेक्टिविटी का हो, जिस भी क्षेत्र में हम लोगों ने जो अपेक्षाएं की प्रदेश से उससे ज़्यादा ही उनका आशीर्वाद प्रदेश को मिला है। एक तरफ आप जहां समरसता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस बावजूद इस सबके आपकी योजनाएं हैं वो सभी वर्गों के लिए हैं। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आप देश को बांटने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान बचाओ। पिछला 1 दशक तो कांग्रेस 5 साल से कांग्रेस की राजनीति सिर्फ इसी पर आधारित है। राहुल जी तो किताब लेकर चलते हैं सर, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। देखिए, कांग्रेस के कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। जी। वो कहते बहुत अच्छा है लेकिन करते उसके बिल्कुल विपरीत हैं। और इसलिए इतने दिनों में देश की जनता उनकी वास्तविकता को पहचान गई है। अब उनकी बातों पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है और इसलिए आज सिकुड़ गए हैं। कई वर्षों से केंद्र में सरकार नहीं है, प्रदेशों में भी गिने चुने 1-2 प्रदेश में ही उनकी सरकार है। ये सब उनके कथनी और करनी में जो असमानता है उसका परिणाम है। खाली ये लोग ठगने का काम करते हैं।
क्या क्या मतलब भ्रष्टाचार नहीं किए इस देश में। उस समय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भी यूपीए की सरकार थी, उस समय कितने स्कैम हुए। रोज़ उस समय अखबार उठा के देखते थे या फिर टीवी समाचार देखते थे तो कोई नया नया स्कैंडल उस समय भी आता था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी 2018 के चुनाव में एक बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन 36 वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिए और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए। आज हर चीज़ में उन्होंने भ्रष्टाचार किया और उसका परिणाम है कि आज उनके लोग जेल के अंदर हैं, कई लोग बेल में हैं और आज भी कई लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो कहते हैं बदले की कार्रवाई से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्य प्रणालियों पर सवाल है, लोग वो निर्वाचन पर भी सवाल उठाते हैं, वो न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर इतने सारे सवालों पर भरोसा कहाँ करें? मतलब उन सारी व्यवस्थाएं गलत हैं कांग्रेस के हिसाब से, तो सही क्या है? जनता समझ कई बार भ्रमित हो जाती है। नहीं, जनता समझ गई है। अब ये लोग एक जो विपक्ष का भी रोल होना चाहिए वो भी ठीक से लोग अदा नहीं कर पाते हैं। आज विपक्ष में है तो विरोध करना है, इसलिए विरोध करते हैं। उनके विरोध में कोई दम नहीं होता, उनके विरोध में कोई सत्यता नहीं होती, उनके विरोध में कोई तर्क नहीं होता। उल जलूल, जैसे मैंने कहा कि विरोध करना है, इसे विरोध करते हैं। जी, जैसे आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर कभी आपने किसी पर आरोप नहीं लगाया, आए अपने काम में जुट गए, तो आरोप, बदले की राजनीति, अनर्गल प्रश्न चिन्ह ये खड़े नहीं किए, आए और काम करना शुरू कर दिया। न पूर्ववर्ती सरकारों के विरोध में ज़्यादा बात की। जब चारों तरफ राजनीति का माहौल इतना नेगेटिव है, इतनी नकारात्मकता है, आपको नहीं लगता कि हम भी अभी तो पद पर हैं तो तमाम सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सकारात्मक बात करते हैं, सहजता से काम करते हैं? देखिए, अपने को अवसर मिला है, इतना बड़ा दायित्व तो मिला है और समय की कमी होती है, तो हमको तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विकास के लिए ही काम करना है। और कौन क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, इसको तो जनता देख रही है और उसका परिणाम भी उनको मतलब भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई, सिर्फ 1 सीट ले पाए, उसी तरह से नगरीय निकाय में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में जनता ने जिस तरह से इनको उखाड़ के फेंक दिया है, तो ये तो उनके करने का ही फल है। सर, अंतिम प्रश्न, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जैसा आपने कहा कि कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, एक बड़ा दायित्व मिला, तो अब एक ऐसी आकांक्षा कि बगिया से खिला हुआ ये फूल की इसकी सुगंध लोग सालों तक महसूस करें कि ये काम तो छत्तीसगढ़ के लिए करके जाना है। देखिए क्या है, वैसे तो सबसे पहली प्राथमिकता मोदी की गारंटी को पूरा करने का है, उसको पूरा कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा समृद्ध प्रदेश भी है, तो हम तो छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमको मिले, हमारी सरकार को मिले, मार्गदर्शन मिले। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। पहली बार हम लोग अपने प्रदेश शासन में सुशासन और अभिसरण विभाग मतलब स्थापित किए हैं, ताकि यहाँ पर पूरी पारदर्शिता हो और सुशासन स्थापित हो, सभी वर्गों का यहाँ पर सम्मान भी हो, उनका विकास भी हो। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको मूल मंत्र मानते हुए हम लोग भी काम कर रहे हैं और इसमें जनता का साथ चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। चुप रहकर तूफान उठाया जा सकता है, शांति से कर्म करो, कर्म से भी शोर मचाया जा सकता है। विष्णुदेव तो पानी जैसे सहज सरल हैं, पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। तो आज विष्णुदेव साई जी की प्रतिनिधित्व में छत्तीसगढ़ का हर रंग
छत्तीसगढ़ की उमंग, छत्तीसगढ़ का ढंग, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति और विकास बिल्कुल एकाकी होकर चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेंगे। सर, आपसे तमाम पहलुओं पर आपकी उसी सहज सरल अंदाज शैली में मुझे फिर से आपसे रूबरू होने का अवसर मिला और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जनता आपकी इस सहजता को, आपकी इस ईमानदारी भरी प्रतिक्रियाओं को अपने हृदय से आत्मसात करेगी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।